नमस्ते मैथलीट्स। ज़्यादातर 10वीं क्लास के बच्चों के लिए एक प्रश्न जो कि बहुत ही कष्टदायक रहता है, उन्हें उस प्रश्न में बहुत ज़्यादा समस्या आती है, जो कि आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमको बहुत डराता है और ये प्रश्न केवल अंडर रूट 3 के नाम से नहीं, बल्कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 किसी भी नाम से आ जाता है। इस प्रश्न के बारे में जितनी भी कठिनाइयां हैं, उनको दूर करने के लिए आपका मैथलीट हर्ष संगदार उपस्थित है आपके सामने, आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथलीट वे पर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना यह प्रश्न। तो देखिए, जब भी हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, हम यहां पर अपोजिट इसका लेकर चलेंगे। क्यों लेकर चलेंगे? क्योंकि देखो, परिमेय संख्या की हमने परिभाषा पढ़ी थी। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या पढ़ी थी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो कैसी संख्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन हमने अपरिमेय संख्या की कोई परिभाषा नहीं पढ़ी थी। क्यों नहीं पढ़ी थी? क्योंकि जो संख्याएं परिमेय नहीं होंगी वो सभी कैसी होंगी? अपरिमेय होंगी। क्योंकि हमारे पास में जो भी वास्तविक संख्याएं हैं उनमें केवल दो तरह की संख्या मिलती हैं, एक परिमेय और दूसरी अपरिमेय। अगर कोई संख्या परिमेय नहीं है तो सीधी सी बात है वो कैसी होगी? अपरिमेय होगी। ठीक है, तो उसके लिए हमने जो परिभाषा पढ़ी थी उसी का प्रयोग करते हुए, क्योंकि हमने परिमेय की पढ़ी थी, इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो काम करेंगे वो यहां पर लिखेंगे, माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो हमने क्या मान लिया भाई? अंडर रूट 3 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो हमारी परिभाषा कहती है कि अंडर रूट जो 3 है उसको हम लिख सकते हैं किसके रूप में? p बटे q के रूप में। ठीक है, ये तो हमारी परिभाषा कहती है। लेकिन अब हमें बताना पड़ेगा कि p और q क्या है। तो हम लिखेंगे जहां p व q पूर्णांक तथा सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो जो p और q है वो दोनों कैसी हैं? पूर्णांक हैं और सह अभाज्य संख्याएं हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है भाई कि जो q है वो इक्वल नहीं है किसके? जीरो के। यानी कि q कभी भी जीरो नहीं होगा, जीरो के अलावा कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो भी संख्या होगी वो कैसी होगी? पूर्णांक होगी। ठीक, चलिए अब इससे आगे हमने क्या करा कि यहां से q की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से कर दी। तो बताओ क्या बचेगा भाई? अंडर रूट 3 q बराबर क्या हो जाएगा भाई? p हो जाएगा। ठीक, अब देखो आगे क्या करेंगे, हम आगे दोनों ओर क्या कर देते हैं? वर्ग। दोनों ओर वर्ग करने पर, अब देखो याद रखना ये सभी काम इन तीनों में भी करने हैं। यानी कि ये जो तीनों प्रश्न दिख रहे हैं, अगर आपको प्रश्न में इस तरह की संख्याएं दिखेंगी तो भी आपको यही सेम काम करना है। कहां पर बदलाव होगा वो मैं आपको आगे प्रश्न में बता दूंगा। ठीक है, तो जरा देखो भाई, दोनों ओर हम वर्ग कर देंगे तो वर्ग करने का मतलब क्या होगा? अब मैं p को इस साइड में ले लेता हूं और p का क्या कर दे रहा हूं मैं? स्क्वायर। भाई सही है, ठीक है। तो बराबर में जरा बताओ क्या होगा? अंडर रूट 3 q और इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। सही है, p का स्क्वायर क्या रहेगा? p स्क्वायर ही रहेगा। और अंडर रूट 3 का स्क्वायर भाई 3 और साथ में q का स्क्वायर। ठीक, और देखो यहां पर आके आते ही जैसे ही हम सॉल्व करके यहां तक आ जाएंगे और तो इसको हम क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 1। क्यों माना? वो अभी आगे समझ में आपके आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से अगला काम समझो। क्या? अगर मैं 3 को इसके बटे में ले आऊं, यानी कि p स्क्वायर बटे में क्या कर दूं? 3 कर दूं, तो बताओ भाई यहां पर क्या मिलेगा? तो यहां पर हमें मिल जाएगा केवल क्या? q स्क्वायर। अब देखो ये कौन सी फॉर्म है, इसको जरा समझ लो। ये कौन सी फॉर्म है कि अगर मान लो मैं यहां पर लिख दूं कि मैंने यहां पर 81 लिख दिया भाई, मैंने यहां पर क्या लिख दिया? 81 लिख दिया। ठीक, और 81 को अगर मैं 3 से भाग करूं, बटे में 3 लिख दूं, तो बताओ क्या बचेगा? तो यहां पर मैं काटूंगा तो 3 दूनी 6 और कितने बचे? 2 बच गए, 3 सत्ते 21। इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी संख्या यहां पर बटे में लिखी हुई है और उसके बराबर में कोई एक अलग अंक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो 3 है वो इस संख्या को पूर्णतः क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। यानी कि जो 3 है वो 81 को क्या कर रहा है भाई? विभाजित कर रहा है। और अगर 81 को ये पूरी तरह से विभाजित करता है, इसका मतलब क्या? मैं इस 81 को क्या मैं 9 का स्क्वायर लिख दूं तो कोई समस्या तो नहीं होगी भाई, है ना? कोई समस्या तो नहीं है। तब भी इसका आंसर कितना आएगा? 27 ही आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 जो है वो 9 के स्क्वायर को पूरी तरह से क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो अगर
कोई संख्या उसके स्क्वायर को विभाजित कर रही है, यानी कि 9 के स्क्वायर को विभाजित कर रही है, तो क्या वो 9 को भी विभाजित करेगी? तो मैंने कहा बिल्कुल करेगी। 3 से अगर मैं 9 को काटूंगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। इसका मतलब अब हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, कि अगर कोई संख्या किसी दूसरी संख्या के स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करती है तो वह उस संख्या को भी क्या करेगी? विभाजित करेगी। तो हमने यहां पर देख लिया यहां पर, क्योंकि 9 का स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा था, तो 9 को भी 3 क्या करेगा? विभाजित करेगा। तो मैं इसी का यहां पर प्रयोग करता हूं। तो मैंने क्या लिखा यहां पर कि यदि, या मैं यहां पर लिखता हूं, यहां पी स्क्वायर 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो अभी अभी हमने यहां पर देखा कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर दूसरी संख्या से विभाजित है तो वह संख्या भी क्या होगी? उससे विभाजित होगी। इसका मतलब अर्थात P भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, चलो अब देखो, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई अगर आपने ये प्रश्न नहीं किया है कि हम ये बार बार विभाजित वाला काम कर क्यों रहे हैं, तो देखो मेरी बात सुनो। मैंने यहां पर एक लाइन लिखी थी, क्या? सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? कि ऐसी संख्याएं जो कि आपस में कुछ भी कॉमन ना रखें। जैसे जैसे मान लो कि मैं यहां पर अगर मैं 8 लिख दूं और नीचे 7 लिख दूं, तो बताओ 8 और 7 में कुछ भी कॉमन है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये 8 और 7 कैसी संख्या हो गई? सहअभाज्य संख्या हो गई। तो ये क्या परिमेय संख्या होगी? बिल्कुल होगी। ठीक, अब अगर यहीं पर मैं लिख दूं 16 और बटे में 14, अब बताओ क्या 16 और 14 परिमेय संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 16 और 14 दोनों में 2 क्या है? कॉमन है। 2 से 16 भी कट रही है और 2 से 14 भी कट रहे हैं। जब 2 से ये दोनों संख्याएं कट रही हैं, इसका मतलब ये हमारी सहअभाज्य संख्या नहीं है। और अगर सहअभाज्य संख्या नहीं है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि हमारी ये परिभाषा कहती है इसकी, वो क्या कहती है कि दोनों संख्या कैसी होनी चाहिए? सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अभी मैंने यहां पर दिखा दिया आपको कि P जो है वो 3 से पूर्णतः विभाजित है। फिर मैं आपको दिखा दूंगा Q भी क्या है? 3 से पूर्णतः विभाजित है। और ऐसा ही जब जैसे ही हो जाएगा तुरंत तुरंत हम क्या लिख देंगे कि 3 जो है वो P और Q दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। यानी कि हमने जो माना था कि ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। और अगर सहअभाज्य संख्या नहीं है तो यह परिमेय संख्या भी नहीं है। अब देख लो, पूरा हमने मौखिक रूप से कर दिया। ठीक है, अब लिखित रूप से करते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, अब P को तो मैंने दिखा दिया। अब P को दिखा दिया यानी कि P का काम क्या हो गया भाई? खत्म हो गया। अब जब P का काम खत्म हो गया तो हमें P को हटाना पड़ेगा। तो P को हमने क्यों हटाया? अब हमारा काम आएगा किसका? समीकरण नंबर 1 का काम आएगा। यहाँ पर P को कैसे हटाएं? तो P को हटाने के लिए मैं P की जगह कुछ और मान लूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख लूंगा? माना P बराबर, क्या मान ले भाई? कुछ भी आप मान सकते हैं, बस एक चीज याद रखना, यहां पर क्या मानेंगे? 3 मानेंगे। और उसके साथ में अब चाहे a मान लें, चाहे k मान लें, चाहे x मान लें, कुछ मान लें। मैंने मान लिया 3a मान लिया। p बराबर क्या मान लिया? 3a। अब a की जगह कुछ भी मान सकते हैं। दूसरी बात समझो, अब यहीं से मैं एक सवाल आपको और करवा देता हूं। क्या? अगर आपका अंडर रूट 3 की जगह यहां पर होता अंडर रूट 2, तो यहां पर क्या मानते? 2a मान लेते। अगर होता अंडर रूट 5 तो हम क्या मान लेते? 5a मान लेते। अगर होता अंडर रूट 7 तो हम क्या मान लेते? 7a मान लेते। तो इस तरह से एक ही प्रश्न से हमने अपने 4 प्रश्न कर लिए। ठीक है, अब जरा देखते हैं भाई आगे। तो P बराबर अंडर रूट, P बराबर क्या मान लिया हमने? 3a मान लिया। और 3a मानने के बाद में इसको हम किस में रख देंगे? समीकरण नंबर 1 में। तथा समीकरण 1 में मान रखने पर, अब देख लो भाई समीकरण 1 क्या थी हमारी? समीकरण 1 थी P स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर। बस P की जगह हम क्या रख देंगे? यहाँ पर 3a रख, 3a का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पर क्या बचेगा? बराबर में 3Q स्क्वायर। ठीक, देखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, a स्क्वायर रहेगा। यहां पर हो जाएगा 3Q स्क्वायर। 3 से कट गए 3 बार, तो यहां आ गया भाई 3a स्क्वायर बराबर में Q स्क्वायर। अब देखो फिर से भाई काम करेंगे, 3 को कहां पहुंचा देंगे? बटे में। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर और बटे में 3। फिर से यही वाली कंडीशन आ गई। क्यू स्क्वायर को 3 से विभाजित कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? ए स्क्वायर को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? क्यू स्क्वायर 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम क्या लिख देंगे यहां पर? यहां क्यू स्क्वायर 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो
Q भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, जो सेम काम हमने किसके लिए किया था, P के लिए किया था, वही क्या कर दिया, Q के लिए कर दिया, है ना, विभाजित होगा। तो अब क्या करेंगे भाई, तो अब आगे क्या कर रहे हैं, अब हम लिख दे रहे हैं कि इसका अर्थ है कि, यानी कि अर्थात 3, देखो P भी 3 से विभाजित था और Q भी 3 से विभाजित है। देखो जैसे यहाँ पर 16 भी 2 से विभाजित है और 14 भी 2 से विभाजित, इसका मतलब 16 और 14 दोनों में ही क्या है, 2 ओवेनिस्ट है। इसका मतलब मैं यहाँ पर भी दूंगा कि 3 P व Q दोनों में ओवेनिस्ट है। इसलिए P व Q सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। अब देखो जरा बात समझना, हमने इन दोनों संख्याओं को माना क्या था कि ये सहभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन लास्ट में हमारा क्या आ गया, ये सहभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब हमारी ही बात का हम खुद ही क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और ये जो विरोधाभास है वो किसके कारण हो रहा है भाई, ये इसके कारण हो रहा है कि हमने इस संख्याओं को असल में अपरिमेय हमको मानना चाहिए था, लेकिन हमने क्या मान लिया, परिमेय मान लिया। तो ये हमारी जो त्रुटिपूर्ण जो कल्पना थी उसके कारण यह विरोधाभास हो रहा है। तो मैं यहां पर लिख दूंगा, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हो रहा है। अर्थात √3 परिमेय संख्या नहीं है। और अगर यह संख्या परिमेय नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः √3 कैसी संख्या है भाई, अपरिमेय संख्या है। तो हमें जो भी यहां पर सिद्ध करना था वो हम सिद्ध करके लेकर आ गए, है ना। तो अब आपको याद रखना है कि कभी भी पेपर में ये प्रश्न आता है और यही प्रश्न नहीं और साथ में इन तीनों में से कुछ भी आ जाए तो उसको सॉल्व करने का ये सबसे आसान तरीका है। और अगर आपको ये बिल्कुल समझ में अभी भी नहीं आया हो तो इसको वीडियो को 2-3 बार देखें तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और वैसे तो मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको ये समझाया है कि हम कैसे किसी भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल द मैथलीट वी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।